हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो जब कहीं भी इस क्लास को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल की अनदर वीडियो में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनिश, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। म्यूचुअल फंड की सेकंड क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप म्यूचुअल फंड के बेसिक कॉन्सेप्ट से अनजान हो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट से अनजान है वो इस सेकंड क्लास को देखने से कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है। तो आपको फर्स्ट क्लास जाके देखनी चाहिए, पहले बेस मजबूत करना चाहिए और फिर ये सवाल पे आना चाहिए, वरना आप लोग यहाँ वीडियो के नीचे गलत सलत कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने बोला तीन तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एक्सटर्नल। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात की। फिर हमने बोला सबसे पहले कि जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है उसकी प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मैंने कहा प्राइस निकालने के लिए एसेट की मार्केट प्राइस माइनस, मतलब उसकी सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड के नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट प्राइस, एक्चुअली उनकी प्राइस क्या चल रही है, उनकी मार्केट प्राइस निकालने का क्या तरीका होगा। तो हमने कहा उनकी मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स की मार्केट प्राइस अगर हमें निकालनी है किसी म्यूचुअल फंड की जो ओपन एंडेड टाइप का है, तो एसेट की मार्केट प्राइस माइनस लायबिलिटी की मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना पड़ेगा। उसकी जो एसेट होगी उसकी मार्केट प्राइस, साथ में उसकी आउटसाइडर लायबिलिटी की मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। आउटसाइडर लायबिलिटी में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंटरनल लायबिलिटी तो हम खुद है, इक्विटी खुद भी तो अपने आप में एक लायबिलिटी है, बट उसकी प्राइस ही निकालनी है, इसलिए बाकी इक्विटी को छोड़ते हुए बाकी सारी लायबिलिटी लेनी है। इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को छोड़ते हुए बाकी सारी लायबिलिटी की मार्केट प्राइस को माइनस करना है, एसेट की मार्केट प्राइस को माइनस करना है और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। तो आपको एक यूनिट की NAV पता पड़ जाएगी, एक यूनिट की मार्केट प्राइस पता पड़ जाएगी, एक यूनिट आज कितने में बिकेगी वो पता पड़ जाएगी। हम ये कॉन्सेप्ट क्लोज एंडेड में नहीं लगा सकते हैं। क्लोज एंडेड की जो प्राइस डिसाइड होती है वो फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट पे बेस होती है। फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे, बिकॉज वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं म्यूचुअल फंड, और ऐसी यूनिट्स की प्राइस म्यूचुअल फंड की प्राइस डिसाइड करता है मार्केट खुद। हमारे जो एग्जाम में सवाल आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, उनमें एसेट की मार्केट प्राइस दे रखी होगी, लायबिलिटी की मार्केट प्राइस दे रखी होगी, दोनों को माइनस करके तुम्हें डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से। कुछ सवालों में हो सकता है सिर्फ एसेट की प्राइस दे रखी हो, लायबिलिटी की प्राइस नहीं दे रखी हो, तो तुम्हें सिर्फ एसेट की प्राइस माइनस लायबिलिटी की प्राइस को जीरो मानना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना है और आंसर को सॉल्व करना है। हमें इसी टाइप के सम मिलेंगे। दूसरा टाइप जो सम हमें मिलेगा वो मिलेगा रिटर्न निकालने का, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। और रिटर्न निकालना दुनिया में सबसे आसान। रिटर्न का मतलब डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये रिटर्न निकालने का तरीका है। मैंने बोला यहाँ में एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा, तो एनुअल का मतलब 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ, या फिर 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ये हमारा कैलकुलेशन का मेथड होगा। अब जो हम पहला सवाल करने जा रहे हैं वो NAV निकालने का हमें बोल रहा है। वो NAV निकालने का बोल रहा है, उसमें लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गायब है, सिर्फ एसेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम एसेट की मार्केट प्राइस लेंगे, लायबिलिटी की मार्केट प्राइस ओनली आउटसाइडर लायबिलिटी, बिकॉज इंटरनल लायबिलिटी की तो प्राइस हम निकाल रहे हैं ना। इंटरनल लायबिलिटी को यूनिट्स बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। उनकी प्राइस निकालने के लिए सारा खेल है, तो उनको तो माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करना है और एसेट की मार्केट प्राइस में से। तो एसेट की मार्केट प्राइस निकालेंगे, लायबिलिटी की मार्केट प्राइस को जीरो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे, तो हमें आज की अभी इसी वक्त की NAV पता पड़ जाएगी। NAV हम 1 घंटे की भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होगी उस दिन की हम NAV निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला था मैं कुछ चुनिंदा सम कराऊंगा म्यूचुअल फंड के। हमने 2-3 मिनट में कल वाली क्लास को थोड़ा रिवाइज समराइज करने की कोशिश की। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 जो प्रैक्टिस मैनुअल का है। प्रैक्टिस मैनुअल कहाँ मिलेगा, ICA की साइट पे जाइए, ओल्ड कोर्स में जाइए, फाइनल पे क्लिक कीजिए, आपको फाइनल में SFM मिलेगा। SFM में आपको प्रैक्टिस मैनुअल दिखेगा। प्रैक्टिस मैनुअल में आपको चैप्टर नंबर 9 डाउनलोड करना है और चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग कर रहे हैं। सर हम प्रैक्टिस मैनुअल क्यों कर रहे हैं न्यू कोर्स में भी, जबकि न्यू कोर्स में प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है? बेटा देखो, प्रैक्टिस मैनुअल के ही सम है जो ICA के स्टडी मटेरियल में डाले हुए हैं और वही सम है जो एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो अब तुम बताओ एग्जाम का कंटेंट पढ़े या ना पढ़े। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम का कंटेंट तो पढ़ना ही है, तो एग्जाम में यही कंटेंट है तो पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 1 अप्रैल 2009 को फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड है, जो हमें बोल रहा है कि 4 बजे हमारे पास A शेयर है, हमारे पास B शेयर है, हमारे पास C है, हमारे पास D है और हमारे पास E है। हमारे पास जो A नंबर ऑफ शेयर है इस म्यूचुअल फंड के पास वो 10,000 है, B नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, C नंबर ऑफ शेयर 10,000 है और D नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, E नंबर ऑफ शेयर 30,000 है और नंबर ऑफ यूनिट जो हमने बाहर इशू कर रखी है वो 8 लाख है। अब बच्चों मुझे बताओ ये 4 बजे की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है A B C D, ये हमने इशू कर रखी है सिक्योरिटीज या हमने इनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? एज अ फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड ने A B C D में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है
और 8 लाख की सिक्योरिटीज बाहर इशू कर रखी है। मतलब मेरा म्यूचुअल फंड है उसकी नंबर ऑफ यूनिट तो 8 लाख है जो मैंने बाहर इशू कर रखी है। मैंने अपनी यूनिट का सेग्रीगेशन नहीं है 1 A B C D E, यूनिट तो एक ही टाइप की है। वो यूनिट 8 लाख है जो मैंने बाहर इशू करी, लोगों का पैसा आया और उस पैसे को मैंने A B C D और E में लगा दिया। ए के 10,000 खरीदे, बी के 5,000 खरीदे, सी के 10,000 खरीदे, डी के 1 लाख खरीदे और ई के 30,000 खरीदे। आज उनकी मार्केट प्राइस 1 अप्रैल को 4 बजे को चल रही है। तो 1 अप्रैल को जो उनकी मार्केट प्राइस चल रही है, अगर मैं उनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एसेट की मार्केट प्राइस मुझे पता पड़ गई। मेरी लायबिलिटी में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो लायबिलिटी की जगह मैं 0 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। मेरे म्यूचुअल फंड की टोटल यूनिट जो मैंने बाहर इशू कर रखी है वो कितनी है, वो 8 लाख है, उन्हीं की प्राइस हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 8 लाख करेंगे तो हमें आज की 4 बजे की एनएवी पता पड़ जाएगी कि नहीं पता पड़ जाएगी। हो सकता है सवाल में पहली रिक्वायरमेंट एनएवी निकालने की हो, तो देख लेते हैं सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल बोल रहा है एनएवी आपको निकालनी है 1 अप्रैल 2009 की। और सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि मान लो 1 अप्रैल को एक मिस्टर एक्स है, उसने 5 लाख रुपए का चेक आपको भेजा है और आपके मैनेजर ने इमीडिएटली 5 लाख रुपए से 18,000 सी और खरीद लिए। सी 10,000 थे, सी को 18,000 हमने और खरीद लिया। और बाकी जो बोल रहा है एंड द बैलेंस इज हेल्ड विद द बैंक, और बाकी जो बैलेंस है वो हमारा कैश में पड़ा है। मतलब अगर मैं बोलूँ इसके बाद हमारी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई 5 लाख हमारी बैलेंस शीट में और आ गए ना। पहले हमारी बैलेंस शीट में जो था वो ए था, बी था, सी था, डी था और ई था। और ये जो सी था वो सिर्फ 10,000 था, इसको 18,000 और बढ़ा दिया हमने। और हमने हमारी बैलेंस शीट में एक नया आइटम और लेके आ गए कैश का, ये 5 लाख के बाद। समझ लो कि कैश हमारे पास और आ गया। और अब हमारी नंबर ऑफ यूनिट जो है वो भी बढ़ गई होगी, बिकॉज 5 लाख जब रुपए दिए होंगे तो हमने एक्स को कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स भी दी होगी। तो हमारी पहले नंबर ऑफ यूनिट 8 लाख थी, अब हमारी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ गई होगी। कितनी नंबर ऑफ यूनिट हमने दी होगी 5 लाख के बदले? भाई कोई हमें 5 लाख ला के देगा तो हम उसको कुछ नंबर ऑफ यूनिट तो देंगे ना। तो हमने कहा उस 5 लाख को डिवाइड किया होगा हमारी 4 बजे की एनएवी से। 4 बजे की एनएवी से हमने उसको डिवाइड किया होगा और उतने रुपए की नंबर ऑफ यूनिट्स हमने और दे दी होगी। तो 8 लाख में वो नंबर ऑफ यूनिट और जोड़ दूँ अगर मैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी शाम में 4 बजे बाद, और कैश भी आ जाएगा। तो हम सवाल को अब करना स्टार्ट करेंगे। मैंने सवाल के बारे में बातचीत तो बहुत सारी कर ली। उसके बाद सवाल हमें बोलेगा कि 2 तारीख को आपको कुछ मतलब 2 तारीख को आपको ABCDE की फ्लक्चुएशन प्राइस और दे रखी, और बोलेगा बताओ 2 तारीख की एनएवी कितनी है। तो पहले हमसे 1 तारीख की एनएवी मांगी, फिर हमसे 2 तारीख की एनएवी मांगी। 1 तारीख को कुछ एक आदमी आया, उसने 5 लाख हमारे को और दे दिए, वो 5 लाख हमने और हमारे में इन्वेस्टमेंट कर दिया पोर्टफोलियो में। उस आदमी को 8 लाख के बाद और भी कोई सिक्योरिटीज इशू कर दी, तो हमारी सिक्योरिटीज ज़्यादा हो गई अब नंबर ऑफ यूनिट। कुछ इस तरह का माजरा है पूरे सवाल में। सवाल एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा। 1 अप्रैल को हम लोग खड़े हैं, हमारे पास 8 लाख यूनिट्स है जो हमने बाहर दे रखी है। टोटल हमने अंदर जो इशू कर रखा है, मतलब अंदर जो हमने लगा रखा है पैसा पोर्टफोलियो में, वो ABCDE में लगा रखा है। उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 8 लाख से डिवाइड किया, तो 1 अप्रैल की एनएवी आ गई। 1 अप्रैल की एनएवी पे एक बंदा और आया, उसने हमको 5 लाख रुपए दिए। उसने कहा आपकी एनएवी ये चल रही है, 5 लाख रुपए लो और मुझे कुछ सिक्योरिटीज़ और दे दो। तो हमने उसको नंबर ऑफ यूनिट और दे दिया, और वो 5 लाख रुपए हमने सी में लगा दिए। और हमने लगा दिए वो 5 लाख रुपए कहाँ पे, एक तो सी में लगा दिए और बाकी हमने कैश रख लिया, और हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गई। तो हम बोलेंगे तुरंत 1 अप्रैल को 5 लाख आने के बाद फिर प्राइस चेंज हो गई, हमारी एनएवी तो फिर चेंज हो गई, बिकॉज हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो गया और हमारा मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो गया। 18,000 और खरीद ली। अब हम वापस नए वालों को मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ यूनिट नई वाली को डिवाइड करेंगे, तो 4 बजे की एक और एनएवी आ जाएगी। फिर एक 2 तारीख है, 2 तारीख को उतनी नंबर ऑफ यूनिट थी, बस शेयर की प्राइस चेंज हो गई, कैश तो उतना ही रहेगा, शेयर की प्राइस से वापस मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 बार एनएवी। एक बार 1 अप्रैल को बिना नया इन्वेस्टमेंट के एनएवी, एक बार 1 अप्रैल को नए इन्वेस्टमेंट के साथ एनएवी, और एक बार 2 तारीख को एनएवी। तो ये 3 एनएवीज हमें निकालनी है पूरे सवाल में। ये सवाल मई 18 में 10 मार्क्स का आया था। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ भाई 1 अप्रैल को हम लोग खड़े हैं, हमारे पास सवाल में लायबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हमारा म्यूचुअल फंड है, और ये म्यूचुअल फंड की अगर मैं टी शेप में बैलेंस शीट बनाता हूँ, तो टी शेप में जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में आएगा A B
एक मिनट, ये बैलेंस शीट में आएगा ए, बैलेंस शीट में आएगा बी, बैलेंस शीट में आएगा सी, डी और एक आएगा बैलेंस शीट में ई। इस तरह से बैलेंस शीट में सारी चीज़ें आएगी कि हमारे पास ए है, हमारे पास बी है। ये क्या हो रहा है यार पेन में, आई थिंक थोड़ी मिस्टेक चल रही है, कोई बात नहीं, वापस एक बार कर लेते हैं। ए, ये बी, ये सी, हमारे पास है डी और हमारे पास है ई। ये 1 अप्रैल की स्थिति है। 1 अप्रैल को हमारे पास ये कितनी यूनिट में है, हमने बोला ये हमारे पास 10,000 यूनिट में है। बी जो हमारे पास वो भी कुछ यूनिट्स है, सी की भी कुछ यूनिट्स है, डी की भी कुछ यूनिट्स है और ई की भी कुछ यूनिट्स है। इन सब की मार्केट प्राइस दे रखी है। लायबिलिटी में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ दे रखी है 8 लाख। तो हमको बोला बताओ इन 8 लाख यूनिट की आज NAV क्या चल रही है। तो हमने कहा इन 8 लाख की NAV निकालने के लिए हमें एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब इन सारी की सारी एसेट की मार्केट प्राइस माइनस इस आउटसाइडर लायबिलिटी की मार्केट प्राइस को माइनस करके डिवाइडेड बाय 8 लाख कर दूंगा तो मेरी निकल के आ जाएगी 1 अप्रैल की NAV। ये तो कंप्लीट बात है, बिकॉज लायबिलिटी तो जीरो है। यहाँ एसेट की वैल्यूज हमें निकालनी है तो हम एसेट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं हम डायरेक्टली एसेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी NAV निकल के आ जाएगी ना। हमने कहा हाँ बात तो सही है, तो चलो एसेट को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा एसेट को मल्टीप्लाई करो, एसेट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट से। तो हमने कहा 10,000 को मल्टीप्लाई करो आप 19.70 से, आप 50,000 को मल्टीप्लाई करो 482.60 से, आप सी को मल्टीप्लाई करो यानी कि 10,000 को मल्टीप्लाई करो 264.40 से, आप 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 674.90 से, आप 30,000 को मल्टीप्लाई करो 25.90 से और डिवाइड कर दो 8 लाख से, माइनस कर दो आउटसाइडर लायबिलिटी 0। तो जो आपका आंसर होगा वो 1 अप्रैल की NAV हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आपकी। तो 1 अप्रैल की NAV निकालने के लिए देखिए ICAI का डायरेक्ट सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए हमने जब A को मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू निकल के आई 1,97,000। जब B को मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू निकल के आई ये, C को मल्टीप्लाई किया ये, D को मल्टीप्लाई किया ये और E को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू निकल के आई ये, डिवाइडेड बाय हमने 8 लाख किया तो ये हमारा 8 लाख करने के बाद हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो राउंड ऑफ करके हमारे को पता पड़ गया हमारी वैल्यू चल रही है 119.05। ये हमारी NAV 1 अप्रैल को 4 बजे चल रही है। 1 अप्रैल को 4 बजे हमारी NAV ये चल रही है। बिकॉज लायबिलिटी कुछ थी नहीं इसलिए यहाँ लायबिलिटी की जगह हमने 0 लिख दिया। 0 लिखो मत लिखो वो एक ही बात है। तो यहाँ तक की बात हमें क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई। पहली रिक्वायरमेंट के लिए मैंने तुमको एक चीज़ बताई है, मैंने कहा था ये पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कैसे की। तो हमने कहा पहली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट ऐसे किया, मैंने कहा म्यूचुअल फंड में, ये म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट थी, यहाँ म्यूचुअल फंड की नंबर ऑफ यूनिट लिखी हुई थी, यहाँ म्यूचुअल फंड की आउटसाइडर लायबिलिटी आती है, यहाँ म्यूचुअल फंड की एसेट आती है। जैसे एसेट में A है, B है, C है, D है और E है। ये म्यूचुअल फंड की एसेट थी हमारे पास। हमने इन एसेट की यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया इनकी मार्केट वैल्यू से। आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम पे हमारे पास 0 है और हमारे पास यूनिट है 8 लाख। तो हमने 8 लाख यूनिट की NAV निकाल ली 1 अप्रैल शाम को 4 बजे की। वो NAV आई है कितनी, वो NAV आई है 119.05। ये हमारी वो NAV है। अब उसी दिन हमारे पास एक आदमी आया, उसने बोला सर आप 5 लाख रुपए ले लो। हमने कहा तेरे 5 लाख रुपए की बदले हम तेरे को कुछ सिक्योरिटीज़ देंगे। उसने कहा दे दो। हमने कहा 119.05 से डिवाइड करो और इसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स और दे दो। हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट अभी 8 लाख तो पहले से ही चल रही है। 8 लाख के अलावा हमने तेरे को और यूनिट इशू कर देंगे इतने की, इतनी यूनिट हमने मार्केट में और इशू कर दी। तो अब तुम सोचो अब हमारे पास क्या चल रहा होगा बैलेंस शीट में। अब हमारे पास जब हमने इस नए वाले बंदे को 5 लाख के बदले कुछ और यूनिट्स दे दी तो अब हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन ये होगी। हमारी बैलेंस शीट में एक A है, हमारी बैलेंस शीट में एक B, C, D और E और साथ में हमारी बैलेंस शीट में इस बार कैश और आ जाएगा बिकॉज हमने 5 लाख में 18,000 रुपये का C खरीदा है और बाकी जो बचा हुआ है वो हमने कैश में रख लिया। तो ये हमारी बैलेंस शीट की इस बार इस तरफ की पोजीशन होगी 1 अप्रैल को। यहाँ आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम पे तो वैसे भी 0 है
और यहाँ यूनिट अब बढ़ गई। अब यूनिट 8 लाख नहीं रही, 8 लाख में कुछ और ऐड हो गया। कितना ऐड हो गया? हमने कहा वो ऐड हो गया 119.05 को जब हमने डिवाइड किया 5 लाख से, तो वो हमारे पास और बढ़ गया। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं पूरा सवाल समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, एक्चुअली बात ये है, अगर मैं सवाल को करने बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और तुम्हें पता है मुझे इस क्लास को 90 की जगह 45 में ख़त्म करना है। तो 45 में ख़त्म करने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स की भी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये एफर्ट्स तो तुम्हें करना है। मैं एक बार पूरे सवाल को समझा रहा हूँ ढंग से। फिर ये देख लो, हमने कहा ये तो निकल के आ गया हमारे पास 109। अब हमने कहा अब हमारे पास क्या हो गया? हमने कहा हमारे पास ए 10,000 हो गया, बी 5,000 हो गया, सी हमारे पास 28,000 हो गया, बिकॉज हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ई हमारे पास 30,000 हो गया। 1 अप्रैल को ही खड़े हैं। 1 अप्रैल की मार्केट प्राइस हमने वापस लिखी, फिर सारी प्राइस को मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमारे पास कैश आ गया। ये कैश बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर किसका? 5 लाख माइनस 18,000 हमने अगर यूनिट खरीदी है किसकी? 18,000 यूनिट हमने सी की खरीदी, और सी की प्राइस कितनी है? 264.40। तो उसका डिफरेंस जो था वो हमारा कैश हो गया। हमने कहा हमारे पास कैश भी आ गया। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट है वो ज़रूर बढ़ गई। हमने कहा नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ के कितनी हो जाएगी तुम्हारी? तो नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ के तुम्हारी हो चुकी है 8 लाख पहले ही तुम्हारे पास थी, साथ में 55 लाख को हमने इनसे और डिवाइड कर दिया 119.05 से, तो हमारे पास 80 मतलब 8,42,000 यूनिट और आ गई। तो अब 8 लाख प्लस ये यूनिट्स हमारे पास और ऐड हो जाएगी। कितनी? ये यूनिट्स हमारे पास 42,000 यूनिट हमारे पास और ऐड हो गई, तो हमारे पास टोटल यूनिट हो गई 8,42,000। अब 8,42,000 यूनिट है, और उस दिन की जो वैल्यू थी वो वैल्यू ये निकल के आ गई थी, न्यू रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई टोटल एसेट की, डिवाइडेड बाय अगर हम 8,42,000 करते हैं तो हमारे पास 1 अप्रैल को विदाउट इन्वेस्टमेंट जो एनएवी थी वो थी 119.05, और 1 अप्रैल को आफ्टर इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी ये 10,02,38,000 डिवाइडेड बाय 8,42,000। तो हमारे पास 1 अप्रैल को दो वैल्यूज़ हमारे पास कंटिन्यू चल रही है, एक 119.05 विदाउट इन्वेस्टमेंट, और एक बार हम वापस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके निकालेंगे तो वो एनएवी एक और आ जाएगी। और अब हमें 2 अप्रैल की एनएवी निकालनी है। कितने की? 2 अप्रैल, मतलब 2 अप्रैल को प्राइस में कुछ और फ्लक्चुएशन हुआ, तो हम बोलेंगे 2 अप्रैल को हमारी ए की वैल्यू 20.30 हो गई, बी की वैल्यू इतनी हो गई, सी की वैल्यू इतनी हो गई, डी की वैल्यू इतनी हो गई, ई की वैल्यू इतनी हो गई, और कैश इतना हो गया। जो वैल्यू आई उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 8,42,000 से, तो ये 2 अप्रैल की भी वैल्यू हमारे पास निकल गई। मतलब पूरा सवाल बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे हो गया। हमें एसेट की मार्केट प्राइस के साथ खेलना था। हमने कहा हमने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो एसेट की मार्केट प्राइस से उनको मल्टीप्लाई करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना है। हमारे पास एक इन्वेस्टर आया, उसने 5 लाख हमें दिए, उस 5 लाख की बदली वो कुछ यूनिट्स तो लेके जाएगा ना। वो यूनिट्स उस दिन की एनएवी के बराबर वो यूनिट्स लेके चला गया। वो जो यूनिट्स लेके गया वो यूनिट्स थी 42,000। वो 42,000 यूनिट के बाद हमारी टोटल यूनिट हो गई 8,42,000। वो 8,42,000 जो यूनिट थी उनके बेसिस पे हमने वापस रिवाइज कैलकुलेशन किया और 8,42,000 से डिवाइड किया, तो हमको पता पड़ गया 1 अप्रैल को हमारे सामने एक बार विदाउट इन्वेस्टमेंट, विद इन्वेस्टमेंट एनएवी आ गई। फिर 2 अप्रैल को प्राइस में और फ्लक्चुएशन हुआ, तो जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ उससे ए बी सी डी ई को मल्टीप्लाई कर दिया। इस बार सी की 28,000 यूनिट होगी। कैश बैलेंस शीट फिगर से निकलेगा, कैश पहले से निकला हुआ वही बैलेंस शीट फिगर वाला वही कैश आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट 8,42,000 होगी। फिर अगर कोई नया इन्वेस्टर आता वो पैसे देता तो ये भी कर लेते। तो हमने 3 बार एनएवी निकाली, 1 अप्रैल विदाउट इन्वेस्टमेंट, 1 अप्रैल विद इन्वेस्टमेंट, और 2 अप्रैल को जब शेयर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन हो गया। जब विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट किया तब शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ, वो उसी टाइम की घटना थी 4 बजे। पर 2 अप्रैल को प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से एनएवी बदली। 1 अप्रैल को 2 बार एनएवी क्यों चेंज हुई? नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से और नए इन्वेस्टमेंट की वजह से। पर 2 अप्रैल को जो प्राइस चेंज हुई वो प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से एनएवी चेंज हुई। ये पूरा होल एंड सोल कॉन्सेप्ट था। वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए, एक बार अपने हाथ से सम कीजिए, प्रैक्टिस मॉडल का आंसर अपने सामने खोल के बैठिए, आप लोगों को मदद होगी। कुछ लोग बोलेंगे नहीं तू पूरी तरीके से सवाल नहीं करवा रहा है, तो फटाफट ऊपर से भाग रहा है,
ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से डिलीवर किया है। कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, मेरी बातों को सुनिए, स्पीड को और धीमा कर लीजिए, पर सुनना आपको और करना आपको। आपका हाथ पकड़ के मैं लिखवा नहीं सकता हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक सवाल पे पूरा टाइम दे सकूँ, समझो बात। तो प्लीज़ गाइस इतना आपको मुझे कॉपरेट करना है, बाकी तो चलेगा। अब चलिए हम सेकंड सवाल की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला सम है क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल। क्या है, अ म्यूचुअल फंड मेड इशू 10 लाख यूनिट्स इशू किए, और उस समय जो NAV चल रही थी उन यूनिट्स की वो 10 रुपये थी। तो मैं ये कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। देखो लिखा हुआ अ म्यूचुअल फंड ने इशू किए, इशू मतलब हमने इशू की 10 लाख यूनिट और वो 10 रुपये की एक थी उस दिन। नो एंट्री लोड वॉज चार्ज। अब एंट्री लोड चार्ज होता है नहीं होता है वो हम आगे वाले सवालों में समझ लेंगे, अभी नो एंट्री लोड चार्ज है। और हम लोगों ने जो पैसा हमको मिला था 10 लाख यूनिट को इशू करने पे, वो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमने उससे 50,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स खरीदे, वो 98 लाख के थे। और हमको टोटल पैसा कितना मिला होगा, टोटल पैसा हमको मिला होगा 1 करोड़, और 98 लाख हमने यहाँ लगा दिए। तो हमारे पास बाकी बचा हुआ अमाउंट कहाँ होगा, वो कैश में होगा। तो यहाँ कैश होगा तुम्हारे पास 2 लाख के करीब। मतलब पूरा बायफिकेशन हो चुका है कि हमारे पास टोटल 10 लाख यूनिट थी जो हमने मार्केट में इशू की। मार्केट में इशू हमने यूनिट्स को इशू कर दिया, इशू करने के बाद हमने 10 रुपये कलेक्ट किए, 10 रुपये को हमने इन्वेस्टमेंट किया पोर्टफोलियो में। जो पोर्टफोलियो में हमने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे इक्विटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, डिबेंचर्स हैं, हमने इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया। साथ में हमारे पास कैश भी था। अब क्या हुआ, ये सब बातें कब की दे रखी, कौन सी डेट की दे रखी है, दे रखी है 1 जनवरी 2008 की। इसके बाद हमको बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, बोल रहा है ये जो साल था जनवरी टू दिसंबर वाला, इस ईयर में हमको डिविडेंड मिला। अब देखो बैठे रहोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो हमको डिविडेंड मिला इक्विटी शेयर्स पे। साथ में इंटरेस्ट भी हमें मिल गया, सारी सिक्योरिटीज़ जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी टाइमली उन पे इंटरेस्ट हमें और मिल गया। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर की वैल्यू चेंज हो गई। बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर एंड 10% डिबेंचर आर कोटेड 175% और 90% हो गए। अदर इन्वेस्टमेंट जितने के थे उतने के ही हैं। फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। बोल रहा है नेट एसेट यूनिट पर यूनिट निकालो एंड ऑफ द ईयर, जब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 5 लाख रुपए। ऑल्सो फाइंड आउट द NAV ऑफ अ म्यूचुअल फंड। आपको NAV निकालनी है म्यूचुअल फंड की जब हम बोल रहे हैं डिविडेंड, अगर हम 80.80 पर यूनिट अगर हम डिविडेंड भी दे दें तो बताइए NAV क्या होगी अगर 0.80 हम बांट दें। पहले बोल रहा है पहले NAV निकालिए विदाउट डिविडेंड बांटने पे, और फिर निकालिए अगर हम म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 0.80। तो हमने कहा देखो हमारे पास यूनिट से 10 लाख, वो 10 लाख ही रही, इस बार 10 लाख चेंज नहीं हुआ। पहले वाले सवाल में 10 लाख चेंज हो गया था, उसकी वजह से आपको NAV में बदलाव करने की कोशिश करी हमने। इस बार हमारे पास नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया, हमारे पास वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था पर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। बिकॉज एक तो जो जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से हमको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड की वजह से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इंटरेस्ट की वजह से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। साथ में हमारे कुछ खर्चे आ गए, मतलब हमारी कुछ लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उसकी वजह से हमारे फ्लक्चुएशंस आए। तो हमने कहा जो भी फ्लक्चुएशंस हुए वो किसकी वजह से हुए, हमने कहा देखो एसेट था ना पहले हमारे पास, उस एसेट्स में कुछ इनकम ऐड हो गई, उसमें हमारे कुछ इनकम ऐड हो गई और कुछ एक्सपेंस माइनस हो गए। तो कुछ इनकम ऐड होगी और कुछ एक्सपेंस माइनस होंगे। कुछ हमारी इनकम आई नहीं, वो हमारी इनकम थी डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, और साथ में शेयर्स की प्राइस भी बदल गई। तो हमारे को अपनी इनकम लेनी है, हमारे को अपने एक्सपेंस लेने हैं और डिवाइडेड कर देना है नंबर ऑफ़ यूनिट। अगर हम वापस डिवाइड कर देंगे 31 दिसंबर की, तो नंबर ऑफ़ यूनिट 31 दिसंबर को भी 10 लाख की थी, शुरू में भी 10 लाख की थी। हमारी एसेट्स में कुछ बदलाव हुआ है, हमारे को कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ है, हमारे शेयर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुए और हमारा कुछ खर्चा हुआ है। अगर हम इन सबको कंसिडर करें और हमारी न्यू NAV निकाल दें, पर सर आपने कहा था NAV निकालने का तरीका होगा एसेट की मार्केट प्राइस माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी की मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे आउटसाइडर लायबिलिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं सर, यहाँ पे तो इनकम और एक्सपेंस दे रखा है, बोला आपको डिविडेंड नाम की इनकम हुई उस इक्विटी से और साथ में एक्सपेंस हुए आपको कुछ। भाई यहाँ तो इनकम और एक्सपेंस दे रखा है हमारे को सर आउटसाइडर लायबिलिटी तो दे ही नहीं रखी,
ये तो इनकम और एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन बता दी कि हमारे पास कुछ इनकम हो गई इस बार और कुछ एक्सपेंस हो गए। तो बेटा उस इनकम से हुआ क्या, सोचो इनकम से क्या हुआ, हमको इंटरेस्ट मिला, हमको डिविडेंड मिला, हमको ये मिला। तो ये सब किसको बढ़ा रहे हैं, इम्पैक्ट कहाँ जाता है, दो इम्पैक्ट होते हैं हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से, एक तो इनकम बढ़ती है यानी कि रिजर्व और सरप्लस बढ़ता है इनकम से, और दूसरा हमारा कैश बढ़ता है। और एक्सपेंस से क्या होता है, एक्सपेंस से बैलेंस शीट पे इंपैक्ट होता है, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस कम होते हैं और साथ में कैश कम होता है। तो इनकम से कैश बढ़ता है और एक्सपेंस से कैश कम होता है, तो दोनों ने एसेट पे इंपैक्ट दिया। मतलब सवाल में लायबिलिटी नाम का फिर कुछ बंदा है, कोई हथकंडा नहीं है, सवाल में एसेट ही है। मतलब हम उस एनएवी की प्राइस निकालने के लिए, हम उन यूनिट्स की प्राइस निकालने के लिए एसेट और लायबिलिटी को कंसिडर करते हैं। पर यहाँ एसेट और लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी के नाम पे फिर वही जीरो अंडा है, पर एसेट के फ्लक्चुएशंस दे रखे हैं। एसेट में कैश का फ्लक्चुएशंस है, सर हम रिजर्व का फ्लक्चुएशन कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, बेटा उस रिजर्व और उस इक्विटी की तो प्राइस निकालनी है ना, आउटसाइडर लायबिलिटी लेनी है, तो हमारे अंदर की लायबिलिटी है, इसी की तो प्राइस निकालने बैठे हम, तो इसकी प्राइस निकालनी है, इसलिए रिजर्व को और इक्विटी को कंसिडर नहीं करते हैं, उनकी तो प्राइस हमें निकालनी है, तो उनकी प्राइस निकालने के लिए उनको कंसिडर नहीं करेंगे। बस आउटसाइडर लायबिलिटी कोई है नहीं, पर हमारा फ्लक्चुएशन जो हुआ अब हमें बस वो लिख देना है, नीचे जाके सिर्फ फ्लक्चुएशंस को हमें लिखना है पूरे सवाल में। देख लो सवाल में हमने बोला कैश का बैलेंस, हमारे पास कैश का बैलेंस 100 लाख था, 98 लाख उसमें से हमने पैसे लगा दिए थे, 2 लाख हमारे पास कैश बचा हुआ था शुरू में, साथ में डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन तीनों सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब तुम बोलोगे इंटरेस्ट कैसे रिसीव होगा, तो देखो इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान सी बात है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। तो फेस वैल्यू हमने यही वाली फेस वैल्यू मान ली 8 लाख को, हमने कहा 8 लाख फेस वैल्यू है, तो हमने कहा इंटरेस्ट निकलेगा इस तरीके से, हमने कहा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 7%, और कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 12/12, तो 12/12 किया और ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। ये जो इंटरेस्ट निकला वैसे ही हमने 9% वाली सिक्योरिटी का इंटरेस्ट निकाला, 10% वाली सिक्योरिटी का इंटरेस्ट निकाला, और ये सारा इंटरेस्ट निकालने के बाद हमने कहा हमारा कैश इतना होना चाहिए, उसमें से हमने इतने का खर्चा कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारे को पता पड़ गया हमारा नेट कैश इतना चल रहा है। साथ में हमारा अब हम बोल रहे हैं एनएवी के लिए हमको एसेट चाहिए, तो एसेट में हमारे पास कैश का न्यू बैलेंस हमारे पास आ गया, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट पार पे होगी, बस इक्विटी की वैल्यू चेंज हुई है, और एक 9% डिबेंचर भी उतने का उतने पे ही आ गया। एक तो 10% वाले डिबेंचर की वैल्यू चेंज हुई और एक इक्विटी की वैल्यू चेंज हुई, बस इन दो की वैल्यू चेंज हुई है पूरे सवाल में, एक वैल्यू चेंज हुई इक्विटी की और एक वैल्यू चेंज हुई डिबेंचर की। अब इक्विटी की वैल्यू कैसे चेंज हुई, तो वो बोल रहा है आपका जो इक्विटी है ना वो 175% हो गया, और जो आपका डेट है वो 90% कोट किया जा रहा है। अब ये कोट जो किया जाता है ना बेटा, वो हमेशा फेस वैल्यू का कोट होता है। जैसे कि ये 50,000 है ना, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपकी इक्विटी की प्राइस थी, तो मतलब टोटल आपका जो इक्विटी चल रहा था वो कितना हो गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 50 लाख, और मैं बोल रहा हूँ ये 50 लाख 175% बढ़ा है। हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ोतरी होती है, कभी भी मार्केट प्राइस से बढ़ोतरी नहीं होती है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 160 यानी कि 80,000 को मत बढ़ा दो, 80,000 का 175% मत करो, वो 50 लाख का 1%, 50 लाख का 175% हो रहा है, ना कि 80 लाख का। देखो जब भी हम प्राइस को बढ़ाते हैं और कोट की जाती है नई चीज़, तो नई चीज़ हमेशा फेस वैल्यू पे कोट की जा रही है। ये बात जानना ज़रूरी था बस सवाल में, तो हमने कहा ये बात से हमारा जो नया इक्विटी का वैल्यू आ रहा है, वो नया इक्विटी का वैल्यू अब ये हो चुका है, तो नई इक्विटी की वैल्यू ये आ गई, 175 की हो गई वो वैल्यू, और साथ में हमारा 10% डिबेंचर 90% का रह चुका है, जो पहले 100% था अब वो 90% हो गया है 10% वाला, और ये इसकी फेस वैल्यू है और यही इसकी मार्केट वैल्यू है। यहाँ पे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। अगर यहाँ भी वो बोलता मार्केट वैल्यू 160 रुपये है और फेस वैल्यू 100 है, तो हम फेस वैल्यू से बढ़ाते हैं। यहाँ कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हमने इसको सिर्फ 90% कर दिया। हमने कैसे 90% किया होगा, तो हमने बोला ये जो 5 लाख है ये 100% है, तो 90 कितना होगा, इस तरह का हमने एक समीकरण चूकी जमाया और उससे हमने इसको निकाल लिया। ये निकालने के बाद हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास टोटल एसेट आ चुकी है। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो
तो हमारे को पता पड़ गई NAV नहीं कितनी है। अब वो बोल रहा है आपने इसमें से आपके शेयर होल्डर्स को कुछ दे दिया, आपके यूनिट होल्डर को डिविडेंड दे दिया 0.80, तो 0.80 डिविडेंड दे दो ना। हमने कहा जो नई NAV चल रही है हमारी NAV, वो NAV है 11.55 और माइनस हमने उस NAV में से डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड कितना दे दिया 0.80, तो डिविडेंड देने के बाद NAV कितनी होगी डायरेक्टली माइनस, वो तुम्हारी न्यू NAV होगी। पर इन्होंने कुछ और तरीके से किया हुआ है। इनका जो तरीका है वो क्या कहने का तरीका है, वो कह रहे हैं देखो तुम्हारी नेट एसेट जो थी, नेट एसेट वो जो तुम्हारी IV नेट एसेट थी वो थी ये भाई 1,15,000, इसमें से तुमने बोला डिविडेंड दे दो, तो डिविडेंड दिया मतलब तुम्हारा पैसा चला गया, मतलब कैश कम हो गया। तो कैश को कम करने के लिए हमने बोला टोटल जो वैल्यू चल रही है 1,15,1,000। नंबर ऑफ यूनिट तुम्हारे पास कितनी है सवाल में 10 लाख, 10 लाख पे 0.80 तुमने डिविडेंड दे दिया, तो नंबर तुम्हारी डिविडेंड का अमाउंट निकल गया। वो डिविडेंड का अमाउंट माइनस कर दो तुम्हारी टोटल एसेट में, वो डिविडेंड का अमाउंट आ रहा है 8 लाख। 8 लाख को माइनस किया तुम्हारे इस अमाउंट में से, तो तुम्हारी नेट एसेट अब ये रह गई। फिर नंबर ऑफ यूनिट किया तो NAV आ गई ये भी एक मेथड है। और दूसरा मेथड है डायरेक्टली तुम्हारी जो वैल्यू दे रखी है उसको माइनस कर दो। दोनों ही तरीके के समझाने के हो गए। हम 2 सवाल को ख़त्म कर चुके हैं। इन दोनों सवाल से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट वहाँ सॉल्व कर दूंगा। मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, बस सवाल लिख लिख के करवा नहीं रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ वापस एक बार। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 3 से 4 सवालों के साथ मिलेंगे और उसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें 3 से 4 सवाल और करेंगे। टोटल हमें 10 से 15 सवाल करने हैं, वो हम अगली 2 क्लासेज में ख़त्म कर देंगे म्यूचुअल फंड। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।